एक गाइज आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज आज एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज हम आए हैं मकरही हवेली। तो गाइज एक काफ़ी पुरानी हवेली है। यहाँ पर आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये हवेली है। तो यहाँ पर हम घूमने के लिए आए हैं। तो आज हम दिखाएंगे यहाँ पर ये हवेली कैसा है और क्या है। ये हवेली काफ़ी पुरानी है, 1900 साल पुरानी है। मैं तो यही सोच कर आया था कि यहाँ पर सन्नाटा होगा, लेकिन इन लोगों को देखकर मैंने सोचा शायद हवेली के इतिहास के बारे में इन्हें कुछ जानकारी होगी। सिवाय इसके कि इसे किसी राजा ने बनवाया था, सैकड़ों साल पुरानी है, रात होने के बाद कोई यहाँ पर नहीं आता। इसके अलावा कोई भी जानकारी इन लोगों से मालूम ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। आने से पहले मैंने गूगल मैप पर मकरही की हवेली को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं था। इतनी विशाल, भव्य और देखने में रहस्यों से भरी हुई यह हवेली इतनी उपेक्षित। कई लोगों को आज भी यकीन है कि इस हवेली में पुराने राजाओं के गुप्त खजाने जमीन के नीचे दफन है, जिन्हें पाने के लिए वो दिन में समय निकालकर चोरी छुपे किसी न किसी कमरे की ओंठ में खुदाई करते हैं। अब किसको क्या मिला क्या नहीं कौन जानता है, लेकिन ये तय है कि इस हवेली की बनावट ऐसी है कि दिन में तो ये रोमांचक लगती है, लेकिन रात में अगर आप यहाँ आकर अकेले कुछ समय बिताएं तो शायद आपका दिमाग हर उस चीज को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर आपको डर लगता है। भूत, प्रेत, आत्मा, साया, शैतान, पिशाच। और अगर आप इन चीजों को नहीं मानते तो रात में डरने की एक दूसरी वजह भी है, जंगली जानवर। क्या पता रात में भी यहाँ कई लोग झुंड में आकर टार्च की रोशनी में खुदाई करते हों, खजाने के लालच में। लालच हर डर पर हावी हो जाता है। हवेली की संरचना काफी वैज्ञानिक और रोचक थी। हर कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कई दरवाजों से। कुछ आंगन में खुलते थे और कुछ बाहर। ऐसा शायद तापमान को संतुलित करने के लिए किया गया था। यह हवेली अगर 200 साल भी पुरानी है तो निसंदेह ये उस समय की बात है जब ना एसी था, ना कूलर और ना ही पंखे। लेकिन तब भी मई जून में भयानक गर्मी पड़ती थी, इसलिए तापमान को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे लगाए जाते थे, ताकि उन्हें हवा के प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए खोला और बंद किया जा सके। आजकल जिस तरह के घर बनाए जाते हैं उसमें आंगन का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हम तापमान को कृत्रिम रूप से नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन आंगन की संकल्पना इसी आधार पर की गई थी ताकि गर्म और ठंडी हवा के बीच पैदा होने वाले दबाव से हवा का एक प्राकृतिक प्रवाह बनाया जा सके, जिससे तापमान एक सामान्य स्तर तक संतुलित हो सके। इसके अलावा घर में होने वाले कई रीति रिवाजों, शादी विवाह के समय भी आंगन क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र बन जाता था। हवेली के पीछे पश्चिम उत्तर के कोण पर शायद जानवरों के लिए व्यवस्था की गई थी। गाय, भैंस, घोड़े या किसी भी तरह के पालतू जानवर जो मनुष्य की जीवन शैली को किसी न किसी रूप में लाभान्वित करते थे। पीछे की तरफ एक और छोटा आंगन दिख रहा था। निश्चय ही ये महिलाओं के लिए निर्मित किया गया होगा। महारानी, राजकुमारियां और उनकी परिचारिकाएं यहाँ पर पुरुष वर्ग से अलग थलग रहते हुए अपना जीवन यापन करती रही होंगी। निश्चय ही कभी यह हवेली संपन्न रही होगी, लेकिन आज यहाँ पर छाया हुआ था भाएं भाएं करता हुआ गहरा सन्नाटा। विचित्र नीरव था। दरवाजे, सीढ़ियां, गलियां, आंगन, कमरे सभी वीरान थे। ईंट एवं चूना पत्थरों से बनवाई गई इस हवेली के परिसर के बाहर मंदिर का निर्माण किया गया था, जो निश्चय ही एक आदर्शवादी सोच को दर्शाता है, ताकि राजघराने के लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी मंदिर में जात पात एवं ऊंच नीच की भावनाओं को परे रखकर एक साथ ईश्वर की उपासना कर सके। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक गहरा कुआं था। हवेली को बनाने से पहले पानी की आवश्यकता एवं निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे बनवाया गया होगा। अर्थात यह कुआं इस हवेली से भी अधिक पुराना है। आसपास भैंस चराते हुए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इस हवेली का इतिहास अगर जानना है तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर हंसोर स्टेट जाना होगा।
हंसवर की हवेली का मुख्य द्वार जैसे मेरी ही प्रतीक्षा में मौन धारण किए खड़ा था। जब कोई दिखा नहीं तो मैं अकेले ही हवेली के भीतर चल पड़ा। हल्की चांदनी रात थी, हवा एकदम शांत। हवेली के एक कोने में सफेद टिमटिमाती हुई रोशनी ने मुझे आकर्षित किया। प्रकाश का अर्थ है कि कोई यहां रहता होगा। लकड़ी का एक विशाल नक्काशीदार दरवाजा, लेकिन ताला बंद। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, किंतु कोई भी नहीं था। ऊपर छत पर विश्राम कर रहे कबूतर शायद एक अजनबी को देखकर घबरा गए। उनके पंखों से निकलने वाली फड़फड़ाहट साफ सुनाई पड़ी। हवेली के दूसरे छोर पर शायद कोई हो। एक साइकिल और ठीक वैसा ही दरवाजा, लेकिन कोई ताला नहीं। किसी के होने के स्पष्ट प्रमाण बिखरे हुए थे। फिर हर तरफ विचित्र नीरवता क्यों? निराश होकर जब मैं हवेली से बाहर निकला तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जिसका समापन हुआ हवेली के वर्तमान मालिक ठाकुर राघवेंद्र बहादुर सिंह और महेश्वर सिंह के एक संक्षिप्त इंटरव्यू। मुगल शासक था बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक, यानी अपने 4 साल के शासनकाल में अवध राज्य पर जीत हासिल करने के लिए उसने जिसे अपना सेनापति बनाया वह था मीर बांकी। 1528 में मीर बांकी ने अयोध्या में निर्मित राम मंदिर को ध्वस्त करके उसकी नींव पर मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया। बाबर को खुश करने के लिए उसने इसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। यह आज भी विवाद का विषय है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए क्या बाबर ने मीर बांकी को आदेश दिया था या फिर यह उसका अपना निर्णय था। यह विवाद बाबर के हस्तक्षेप से सुलझ सकता था, लेकिन मस्जिद निर्माण के दौरान ही 1930 में उनके देहांत के साथ यह और भी ज्यादा उलझ गया। तब से चला विवाद अब जाकर अपने अंजाम तक पहुंचा है। पर बीते हुए लगभग 500 सालों में लोगों ने बार बार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर फिर से राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बात 1528 के बाद की है। राम मंदिर मीर बांकी द्वारा तोड़ा जा चुका था और मस्जिद का निर्माण तीव्र गति से हो रहा था। इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए कई राजाओं ने अयोध्या पर छोटे छोटे आक्रमण प्रारंभ कर दिए, जिसमें शामिल थे हंसवर के राजा रणविजय सिंह भी। अपने पुरुषार्थ से कुछ अन्य राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने मस्जिद के निर्माण कार्य को 15 दिनों तक रोके रखा। मीर बांकी के पास मुगलों की विशाल सशस्त्र सेना थी, फिर भी सभी राजाओं ने अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त होते रहे। रणविजय सिंह के बाद उनकी पत्नी जयराज कुमारी ने 3000 महिलाओं की सेना के साथ जन्मभूमि पर आक्रमण किया। महारानी की प्रबल भावनाओं को देखते हुए कई साधु संतों ने भी उनका साथ दिया। बाबर के मरने और हुमायूं के राजा बनने के बीच सेना का तालमेल बिगड़ा और इसी का फायदा उठाकर जय राजकुमारी ने जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद हुमायूं के आदेश पर शाही सेना ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोला और कई साधु सन्यासियों के साथ ही महारानी भी वीर गति को प्राप्त हुई। इस ओजस्वी परिवार की कई पीढ़ियों ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। 1905 में संकलित किए गए फैजाबाद गजेटियर के अनुसार पलवल तालुकदारी को अंग्रेजों द्वारा मुख्य रूप से 2 महलों में बांट दिया गया। तत्कालीन हंसवर के बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह 42 गांव और 206 पट्टी के मालिक बने, जबकि मकरही से